अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग योर चैप्टर नंबर 10 ऑफ साइंस। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है स्पेस साइंस। ठीक है, जिसमें मून के अर्थ के बारे में सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपका 10 है। ठीक है, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस क्लियर है। 6th एंट्रेंस चैप्टर है। ठीक है, आपका समझ गए। ठीक है, तो बेटा पहला इसमें सबसे पहले जो है हमारा प्लैनेट जो है अर्थ। ठीक है, आ रहा है समझ में अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? हमारे प्लैनेट है जिसपे हमें इस पे लाइफ पॉसिबल है। ओनली लाइफ पॉसिबल प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है वो अर्थ है हमारा। क्लियर है। ठीक है, इसकी नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। क्लियर है। जो अर्थ है ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, एक ही इसकी नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? मून। क्लियर है। तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ रोटेट करता है। ठीक है, घूमता है। ऐसी मून क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। क्लियर है। तो ये सैटेलाइट हमेशा जो होती है प्लैनेट की चारों तरफ घूमती है। क्लियर है। और जो आपकी मैनमेड सैटेलाइट है बहुत सारी हैं, वो आर्यभट्टा हो गई। ठीक है, स्पुतनिक 1 हो गई। क्लियर है। ऐसे बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो मैनमेड है, लोगों ने बनाया है उन्हें। ठीक है, आ रहा है समझ में। सैटेलाइट का काम क्या है? हमें वो जो नेचुरल सैटेलाइट का काम क्या है? हमें रोशनी देती है रात में। मून क्या करता है? हमें रोशनी प्रोवाइड करता है रात में। ठीक है, उसकी खुद की नहीं होती, वो सन की रोशनी लेके करता है। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लो चैप्टर के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो उसमें, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, द मून is only natural satellite of the earth. Moon is only natural satellite of the earth. ठीक है, याद रखना। ठीक है, moon is much smaller, ठीक है, देन दी सन। सन से बहुत छोटा है, मच स्मॉलर। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, द मून कंप्लीट्स द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। इतने दिन में पूरा कंप्लीट राउंड कर देता है। ठीक है, द मून कंप्लीट्स द रिवोल्यूशन राउंड द अर्थ इन 27.3 डेज में। पूरे से इतना टाइम लगता है घूमने में, राउंड लगाने में। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द सरफेस ऑफ मून इज रफ है एंड अनइवन। ठीक है, अनइवन मतलब गड्ढे हैं। ठीक है, मतलब एक लेवल में नहीं है, ऊपर नीचे क्रेटर्स टाइप के होते हैं वहां पे। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। ठीक है, याद रखना। इट हैज ग्रेट माउंटेन्स, वहां पे पहाड़ियां हैं। ठीक है, ग्रेट माउंटेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, चोटियां हैं। ठीक है, पहाड़ और चोटी होती हैं, प्लेन्स कहते हैं चोटी। ठीक है, सेकंड, द क्रेटर ऑफ द मून वर फॉर्म्ड when lumps of rock and iron called meteorites crashed into the moon surface. क्लियर है। ये कह रहे हैं द मून मूव्स राउंड द अर्थ। मून जो होता है राउंड द अर्थ मूव करता है। ठीक है, चारों तरफ। ठीक है,
द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है हमारी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा, मून इज मच स्मॉलर देन द सन, सन से बहुत छोटा है, ठीक है। द मून कंप्लीट द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज, पूरा जो चक्कर लगाता है वो मून अर्थ का, वो 27.3 डेज में लगाता है, क्लियर है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ मून इज रफ एंड अनइवन, जो सर्फेस है मून का वो क्या है, रफ है और अनइवन है। रफ समझते हो, खुदरा खुदरा, ठीक है। अनइवन मतलब कभी कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, ठीक है। और इट हैज ग्रेट माउंटेन्स, ग्रेट माउंटेन्स है और प्लेन्स है, चोटियां हैं पहाड़ की, ठीक है। द क्रेटर ऑफ द मून वर फॉर्म्ड व्हेन लम्प्स ऑफ रॉक एंड आयरन कॉल्ड मेटेराइट्स क्रैश्ड इनटू द मून सरफेस। द क्रेटर ऑफ द मून, क्रेटर ऑफ मून जो होते हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं, गड्ढे टाइप के फॉर्म हो जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। वो कैसे फॉर्म होते हैं, जब व्हेन लम्प्स ऑफ रॉक, बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स एंड आयरन कॉल्ड मीटियोराइट्स क्रैश, जब मीटियोराइट्स क्रैश होते हैं मून सरफेस पे तो गड्ढे हो जाते हैं, बहुत बड़े क्रेटर्स कहते हैं उसे, ठीक है। आ रहा है समझ में, लिख लो जल्दी से यहाँ तक, ठीक है, लिखो। ठीक है, अब लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। मून पे क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है, जल्दी से नोट करो। आप बताओ करती है? मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ हवा पानी कुछ नहीं है, ठीक है। हवा पानी होता तो कुछ चांस होते, ठीक है। और वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी कम है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं, लिखो, ठीक है। लिख दो, देयर इज नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून, कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती मून पे, क्लियर है, सही है, बात समझ में आ रही है। एज इट हैज नो वाटर एंड एयर, नो वाटर एंड नो एयर, ना ही पानी है ना ही एयर है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ना ही वहां कोई एटमॉस्फेयर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। सो देयर इज नो प्रोटेक्शन, there is no protection against strong ultraviolet rays, ठीक है, strong rays of the sun, कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे, कोई एटमॉस्फेयर नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं डायरेक्ट आती हैं, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हेयर, वहां पे हमको नो साउंड कैन बी हेयर्ड, हम हेयर मतलब सुन नहीं सकते वहां पे, ठीक है। ऑन इट, वहां पे कोई साउंड हम नहीं सुन सकते, क्लियर है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस की वजह से नो साउंड, हम कोई भी साउंड नहीं सुन सकते वहां पे, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन 20 जुलाई 1969, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम सुना होगा आपने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन EDWIN, एल्ड्रिन, ठीक है, बिकम द फर्स्ट मैन, ठीक है, बिकम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, स्टेप ऑन द मून, क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक है। दे वर कैरीड, उन्हें कैसे ले गए थे वहां पे, कैरीड
ऑन द मून बाय अपोलो 11 एयरक्राफ्ट, इससे छोड़ के, मतलब एयरक्राफ्ट से गए थे वो, अपोलो 11 एयरक्राफ्ट, ठीक है। देयर इज नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून, मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती, एज इट इज नो वाटर, वहाँ कोई पानी नहीं है, ना ही हवा है, ठीक है। एज देयर इज नो एटमोसफियर, वहाँ पे एटमोसफियर नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जिससे कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्लियर है, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हेard, हम वहाँ बात नहीं कर सकते आपस में एक दूसरे से, क्योंकि एयर साउंड को मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, क्लियर है। किसी भी चीज़ को साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, मतलब मीडियम का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। आ रहा समझ में। जैसे बहुत दूर से ट्रेन आ रही होती है तो हम पटरी पे कान लगाते हैं, बहुत दूर ट्रेन होगी हमें दिख नहीं रही है, वहाँ पटरी पे लगाते हैं कान, तो हमें वाइब्रेशन महसूस होता है कि ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, आ रहा समझ में। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में भी हमें आवाज़ सुनाई देती है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो आप स्विमिंग पूल में जब जंप करते हो, क्लियर है, जैसे जब आप जंप करते हो पूल के अंदर तो आपको क्या होता है, ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है आसपास की सब लोगों की, ठीक है, कभी ऑब्जर्व करके देखना एक बार, ठीक है। तो लिक्विड में भी साउंड ट्रेवल करती है फास्टर, ठीक है। और एयर में हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे एयर है तो एक दूसरे से हम सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को बात कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ एयर नहीं होती, मैं बोलता तुम लोगों को सुनाई नहीं देता कुछ भी, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना, साउंड को मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए, तो वहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, समझ गए, तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था 20 जुलाई 1969, तो हिस्ट्री में 20 जुलाई को 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन बिकम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, उन्होंने मून पे पहला कदम रखा था अपना, ठीक है, क्लियर है। दे वर कैरिड ऑन द मून बाय अपोलो 11 एयरक्राफ्ट, ये अपोलो 11 एयरक्राफ्ट से गए थे वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बारे में आगे लिखाते हैं, लिखो। अब इसमें लिखना है द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, क्लियर है। अब जो ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, अब अगर हम कोई बॉल फेंकते हैं ऊपर, देखा है अर्थ पे, तो ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाती है, फिर बॉल नीचे आ जाती है, कुछ टाइम बाद नीचे आने लगती है, ठीक है। ऐसे ही हम मून पे कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो ऊपर जाएगी तो बहुत तेज़ी से जाएगी वो, और ऊंची जाएगी, समझ गए, मतलब 6 टाइम जाती है एक तरीके से। अगर यहाँ हम फेंक रहे हैं कोई बॉल 2 मीटर, तो उतनी फोर्स से हम जब फेंकेंगे मून पे तो वो जाएगी कितने, 12 मीटर ऊपर, क्लियर है। तो वहाँ चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, तो उछल के चलते हैं वो, देखा है, हल्का सा मूव करेंगे तो उड़ जाते हैं हवा में, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल पुल क्या है, कम है अर्थ से, 1/6 है, क्लियर है। अभी बताते हैं। द मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, क्लियर है। मून की ग्रेविटी जो है 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ की, क्लियर है। अगला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट दैट वुड be too heavy for you to lift on the earth, जो ऑब्जेक्ट आपको हैवी लगता है अर्थ पे, ठीक है, would be too easy, ठीक है, would be too easy for you to lift ऑन दी मून, मून पे आप उसे आसानी से उठा लोगे क्योंकि वेट कम हो जाता है वहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। सेकंड, द अर्थ एंड द मून पुल ईच अदर, वे दूसरे को खींचते हैं, ठीक है, पुल ईच अदर, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो मून की ग्रेविटी है 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ की, क्लियर, याद रखना है, ठीक है। अर्थ पे ग्रेविटी जो है एक्सटेंशन टू ग्रेविटी जी की, स्मॉल जी की वैल्यू बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्लियर है। वही चीज़ मून पे कितनी होती है, 1/6 कर देते हैं तो 1.6 हो जाती है, क्लियर है। लिखो जल्दी से, ठीक है।
लिख लो, मैं बताता हूँ, भी समझाता हूँ, लिख लो उसे जल्दी से। ठीक है, जो चीज़ हमें हैवी लगती है लिफ्ट उठाना, अर्थ पे उठाने में, तो वुड बी टू इजी टू यू लिफ्ट ऑन द मून, तो मून पे उसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? मास भी रहता है, वेट कम हो जाता है। क्लियर है? द अर्थ एंड द मून पुल ईच अदर, एक दूसरे को, अर्थ और मून एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, पुल करती हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? लिखो जल्दी से। ठीक है भाई, समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, और लिखाते हैं इसमें, इसमें ऐसे याद कर लो, जी होता है स्मॉल जी, जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका नाम याद कर लो बस। ठीक है, अर्थ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो होती है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इसको याद रखना। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है हर सेकंड जब आप वो चीज़ फेंको ऊपर से, हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ेगी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो मून पे जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है, ये हमारे वेट को बैलेंस करती है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो मून पे कितनी होती है? 1/6 होती है अर्थ के, तो 1/6 इंटू 10। ठीक है, तो ये 1.6 आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक है, तो जब हम वेट निकालते हैं तो वेट का फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू जी। जी क्या होती है? एक्सटेंशन ग्रेविटी। ठीक है, मान लो किसी का मास, एक बॉय है, मास ऑफ बॉय हमने माना भाई 50 kg था। ठीक है, तो उसका वेट अर्थ पे कितना होगा? तो वेट ऑफ बॉय ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना मास होगा, इसका वेट होगा, तो मास ऑफ बॉय इंटू जी। अर्थ पे निकाल लें तो अर्थ की जी लेंगे, अर्थ पे जी कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर है? तो बेटा मास कितना है हमारा? 50 kg, और जी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझने की कोशिश करना। ठीक है, आ रहा है समझ में? 50 इंटू 10 कितना होता है? 500, और केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जो वेट आता है वो न्यूटन में आता है। जो वेट निकालते हैं ना, वेट हमारा न्यूटन में आता है। तो वेट होता क्या है? वेट उसे कहते हैं बेटा जो वो फोर्स, वेट फोर्स होता है जो अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है उसे हम वेट कहते हैं। क्लियर है? वेट वो फोर्स होता है जैसे अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? तो अर्थ हमारे पास 500 न्यूटन लगा रही है फोर्स। क्लियर है? फोर्स है, वेट का मतलब फोर्स। वेट फोर्स होता है, मास अलग चीज है। मास है जो एक्चुअल, जो उसके अंदर एक्चुअल मास है उसे हम मास कहते हैं, एक्चुअल जो उसके अंदर चीज क्वांटिटी है। और वेट क्या होता है? फोर्स होता है, वो फोर्स जिसे अर्थ अपनी तरफ हमें खींच रही है। क्लियर है? अब यही बॉय, मान लो इसी बॉय को हम मून पे ले गए। क्लियर है? जब इसको मून पे ले जाएंगे तो मास चेंज होगा या कुछ होगा? मास पे फर्क पड़ेगा? नहीं। जो मान लो कोई पतला आदमी है तो वो पतला ही रहेगा मून पे, नहीं है मोटा आदमी को ले गए मून पे तो पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो 50 kg मास है किसी का अर्थ पे, तो मून पे 50 kg होगा। कहीं भी ले जाओ उसे, उसका मास 50 kg होगा, जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसकी। 100 kg का है तो 100 kg का होगा, किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ उसे 100 का होगा, बस उसका वेट चेंज हो जाता है। हर प्लैनेट पे जी की वैल्यू अलग होती है, तो हर प्लैनेट पे जी की वैल्यू अलग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनका वेट चेंज हो जाता है। क्लियर है? अब जैसे ये है तो वेट निकालोगे तो वेट ऑफ बॉय, ठीक है, ऑन मून, मून निकालोगे मून पे, तो मून पे कितनी होती है? 1.6 होती है, तो मास इंटू जी, जी एम लेंगे मून का। ठीक है, तो मास कितना है? 50 kg। ठीक है, अब बेटा जी कितना है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 50 इंटू 1.6 करोगे 5 इंटू 16, तो 16 5 से कितना होगा? 80 न्यूटन। क्लियर है? ये हो जाएगा। बताओ, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो वहां 500 न्यूटन था या 80 हो गया, इतना फर्क आ गया। क्लियर है? तो मून पे जाने पे वेट कम हो जाता है, मास वही रहता है,
मास सेम रहता है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द मून एंड द टाइड्स। तो पहला पॉइंट है नियरली 3/4 ऑफ the earth of the earth's surface, ठीक है, is covered by oceans। तो ओशियन से कवर है, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, मैं समझाते हैं, ठीक है। एवरी डे वेयर ओशियन मीट्स the land, the water level rises and falls। वाटर लेवल राइज होती है और फॉल होती है, क्लियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द रिथमिक राइजिंग and falling movements of the ocean water ठीक है, are known as tides, उसे हम टाइड्स बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द ग्रेविटेशनल forces of the sun and the moon combine to pull on earth water causing the tides, ठीक है बेटा। तो याद रखना नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय ओशियंस। जो अर्थ सरफेस है वो कितनी है, 3/4 जो सरफेस है अर्थ का वो ओशन से कवर है, ठीक है, पानी से, ठीक है। एवरी डे वेयर ओशियंस मीट द लैंड, जब भी ओशन लैंड से मीट करता है तो वाटर लेवल क्या होती है, राइज होती है, ठीक है, एंड फिर फॉल होती है, पीछे आती है पानी, फिर पानी आगे आता है, टाइड्स कहते हैं इसे, ठीक है। द रिथमिक राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर नोन एज टाइड्स। जो रिथमिक जो होता है, पानी आगे आया फिर पानी पीछे गया, इसे क्या बोलते हैं, हम टाइड्स बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून कंबाइन टू पुल ऑन अर्थ वाटर कॉजिंग द टाइड्स। जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, ठीक है, एंड द मून, और मून का पुल का, सन भी अपनी तरफ हमें खींच रहा है और मून भी खींच रहा है, क्लियर है, हर बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करती है, क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और आपका मून का जो लग रहा है, दोनों को मिला के कंबाइन टू पुल ऑन अर्थ पे जो फोर्स लगता है उसकी वजह से ये टाइड्स फॉर्म होती हैं, वाटर कॉजिंग टाइड्स, समुद्र में टाइड्स फॉर्म होती हैं, क्लियर है। पानी आगे आता है फिर पीछे आता है, तो यही फिनोमेना है, इसकी वजह से होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, क्लियर है। नोट करो यहाँ तक, नेक्स्ट लिखाते हैं इसमें। The water of the seas, the water of the ocean on the side of earth facing the moon, ठीक है, is attracted upwards, ठीक है, एंड कॉज हाई टाइड। इससे क्या होती है, हाई टाइड फॉर्म होती है, क्लियर है।
सिक्स्थ है इन द एरियाज, ठीक है, इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स, ठीक है, टू हाई टाइड्स द water forms two low tides, ठीक है, because the water has moved ठीक है, to the regions of high tide, ठीक है बेटा, नोट कर लो। कह रहे हैं वाटर ऑफ द ओशन ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून, जिस साइड अर्थ मून की तरफ फेस करती है वो अट्रैक्ट होता है अपवर्ड, तो पानी खिंचता है, एंड कॉज हाई टाइड, उसकी वजह से हाई टाइड होती है। क्लियर है? इफ द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स, दो हाई टाइड्स के बीच में जो एरिया है, द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स बिकॉज द वाटर हैज मूव्ड टू द रीजन ऑफ हाई टाइड्स, ठीक है, जिस तरफ पानी जाता है तो वहाँ हाई टाइड्स होंगी, तो जिस तरफ से पानी जाएगा वहाँ लो टाइड्स होंगी। क्लियर है? लहरें जो फॉर्म होती हैं टाइड्स से बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है, नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, समझ में आया ये? तो इसे जल्दी से नोट कर लो पॉइंट्स को। क्लियर है? ठीक है, नोट हो गया? अब इसमें एक चीज और लिखनी है, ठीक है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। द फेज ऑफ द मून, मून के क्या क्या फेज होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, वी कैन सी द मून इन द स्काई, ठीक है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, इसलिए हम देख पाते हैं उसे, ठीक है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द मून लाइज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है, द साइड facing us in a darkness, comma, we cannot see it at all, ठीक है, full stop। this is called न्यू मून, ठीक है बेटा, उसे हम न्यू मून कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन द मून इज सो फॉर, ठीक है, व्हेन द मून इज ऑन फार साइड, ठीक है, ऑफ द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सन, ठीक है, we see all of one side lit up, ठीक है, we call this full moon, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम अर्थ द मून may seem to change shape, ठीक है, but in fact it is always round, ठीक है. The changes in its shape are called the phases of moon. क्लियर है बेटा? अब समझ लो, जल्दी से नोट कर लो उसे. कह रहे हैं वी कैन सी द मून इन द स्काई बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम देख पाते हैं मून को. क्लियर है? सेकंड पॉइंट, व्हेन द मून लाइज बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है, द साइड फेसिंग अस इन अ डार्कनेस वी कैन नॉट सी इट एट ऑल. जो डार्कनेस वाली साइड होती है उसको हम देख नहीं पाते. दिस इज कॉल्ड न्यू मून, उसको हम न्यू मून बोलते हैं. ठीक है. थर्ड है व्हेन द मून इज ऑन फार साइड, जब मून फार साइड पे होता है ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, वी सी ऑल ऑफ वन साइड लिट अप, वी कॉल दिस फुल मून. तो उस टाइम पूरा मून देख पाते हैं, उसे हम फुल मून कहते हैं. क्लियर है? फ्रॉम अर्थ द मून में सीम टू चेंज शेप बट इन फैक्ट इट इज ऑलवेज राउंड. जो मून होता है पूरा राउंड होता है. ठीक है. द चेंजेस इन इट्स शेप आर कॉल्ड, उसे हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं. जैसे चेंज होता है ना तो उसे हम फेजेस बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून. क्लियर है? समझ में आ रहा है? लिखो जल्दी से. ठीक है, नोट कर लो. अगर तुम्हारा छूट जाया करे थोड़ा इसको पॉज करके नोट कर लिया करो. ठीक है, जल्दी से करो. अब इसमें आगे पढ़ते हैं एक्लिप्स जो होती है, एक्लिप्स के बारे में. क्लियर है? फिर क्वेश्चंस कराते हैं तुम्हें. ठीक है बेटा. अब सवाल आता है व्हाट इज एन एक्लिप्स. एक्लिप्स होता क्या है, कैसे कहते हैं एक्लिप्स. ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, when sun's light fall on the earth, ठीक है, and the moon, earth and the moon, ठीक है, कॉमा their shadows आर फॉर्म्ड. उनके शेडो क्या होती हैं? फॉर्म्ड होती हैं. द शेडो आर फॉर्म्ड एंड दे कॉज इलिप्स, एंड दे कॉज इलिप्स, एक्लिप्स. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखो उसका. एट द टाइम of the eclipse, the sun, the earth and moon are in straight lines. ठीक है, नोट करो जल्दी से. थर्ड पॉइंट अभी समझाते हैं, पहले नोट कर लो. ठीक है. when the moon comes in between the sun and the earth, in this case the moon will cast its shadow, ठीक है, on the earth, and the pupil on the earth will not
सी द सन एट ऑल, ठीक है। एट इट इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, ठीक है, नाम सुना होगा, ठीक है, सोलर एक्लिप्स। क्लियर है? चौथा पॉइंट लिख लो उसमें, when a moon hides only a part of the sun, ठीक है, it is called a partial eclipse, partial solar eclipse, सोलर एक्लिप्स, ठीक है, फुल स्टॉप। सो एक्लिप्स ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। इट occurs on the new moon day। क्लियर है? ठीक है। When the sun's light fall on the earth on and the moon, ठीक है, their shadows are formed and they can see eclipse, ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है। At the time of the eclipse, the sun, the earth, the moon are in straight line। जब eclipse फॉर्म होता है ना तो क्या होता है, उस टाइम पे सन, अर्थ और मून एक सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। When the moon comes in between the sun and the earth, जब मून और अर्थ हमारा, जब मून इनके बीच में आता है, सन और अर्थ के बीच में, इन दिस केस द मून विल कास्ट, तो मून अपनी एक शेडो कास्ट करता है, ठीक है, ऑन द अर्थ, एंड द पीपल ऑन द अर्थ विल नॉट सी द सन एट ऑल। तो हम जो अर्थ से देखते हैं तो हमें सन नहीं दिखता जब मून बीच में आता है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। जब भी होता है तो उस टाइम सोलर एक्लिप्स होता है। क्लियर है? व्हेन अ मून हाइड्स ओनली अ पार्ट ऑफ द सन, जब वो खाली एक पार्ट हाइड करता है मून, ठीक है, पार्ट ऑफ द सन, इट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर एक्लिप्स। कुछ पार्ट दिखता है तो उस टाइम हमें मून का कुछ पार्ट दिखता है, जब कुछ पार्ट हाइड कर रहा होता है तो मून का हमें कुछ पार्ट दिखता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। सो एक्लिप्स ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, इट अकर्स ऑन द न्यू मून डे। तो ये न्यू मून डे पे होता है, ठीक है, जब भी न्यू मून निकलता है उस टाइम होता है ये, ठीक है। हर जो एक राउंड आता है ना, पूरा राउंड, ठीक है, उसके बाद ये हमेशा होता है हर एक राउंड पे, ठीक है। लिख लो इसे, फिर इसमें क्वेश्चंस कराते हैं, जल्दी से नोट करो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती हैं, जो वो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही हैं। अब आर्टिफिशियल क्या है, जो मैन मेड है, जैसे आर्यभट्टा है, ठीक है, आर्यभट्ट, स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 1, ठीक है, ये सब मैन मेड है, आदमी ने बनाया है। वो भी अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है, उनके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी से, ठीक है, इसे मिटाइए थे, क्वेश्चंस लिखना है। तो उसको पढ़ के जाना अच्छे से, क्वेश्चंस करना, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। ठीक है बेटा, सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, चैप्टर 10 का है तुम्हारा, स्पेस साइंस, ठीक है, मून भी इसमें ही आता है, ठीक है। पहला सवाल है, मून इज ए डैश ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, प्लैनेट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, क्या है बताओ, सी स्टार है, डी क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो बताओ क्या है बेटा, मून क्या है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेयर से अर्थ की, वो क्या कहलाती है, कॉल्ड, ए हमारा क्रस्ट, ठीक है, बी है कोरोना, ठीक है, और सी है बेटा कोर, और डी क्या है, सरफेस।
तो बताओ टॉप मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, आ रहा है समझ में? जो पहली लेयर है बिल्कुल। क्वेश्चन 3 है, द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मतलब मिल हो बना है वो, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ किससे मिलके हुआ है वो बना है? ए निकल, ठीक है, बी टिन, सी है हमारा आयरन और डी है हमारा गोल्ड। क्लियर है? तो बताओ किसका है? तो क्या है? आयरन। क्लियर है? द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, आयरन से कंपोज्ड, ठीक है। क्लियर है? द थिकनेस ऑफ आउटर कोर इज, क्वेश्चन नंबर 4 है, द थिकनेस ऑफ आउटर कोर, ठीक है, इज, जो आउटर कोर की थिकनेस हो कितनी है? 2900 किलोमीटर, बी ऑप्शन है बेटा 1200 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2300 किलोमीटर और डी ऑप्शन है बेटा 3100 किलोमीटर। क्लियर है? तो इसका क्या है? सी 2300 किलोमीटर। जो थिकनेस है आउटर कोर की कितनी है? 2300 किलोमीटर। सही है? याद रहेगी बात? लिख लो जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्लोजेस्ट नेबर, ठीक है, द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन स्पेस इज, ऑफ द अर्थ इन स्पेस इज, स्पेस में जो क्लोजेस्ट नेबर है अर्थ के पास में है कौन सा है? ए द सन, बी कितना है? जुपिटर, सी है ऑप्शन द मून और डी ऑप्शन है हमारे पास मार्स। तो अर्थ के करीब जो है, सबसे करीब क्या है? मून है। क्लोजेस्ट जो है नेबर हमारा पड़ोसी वो क्या है? मून है। ठीक है, और ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ पर्सन हु गोज इनटू स्पेस, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, एन। ए ऑप्शन है बेटा हमारे पास एस्ट्रोनॉमर, बी है हमारे पास एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, सी है हमारे पास एस्ट्रोलॉजर और डी है बेटा एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है बेटा, बताओ वो पर्सन, अ पर्सन हु गोज इनटू स्पेस, जो स्पेस में जाता है वो क्या होता है? एस्ट्रोनॉट होता है। क्या होता है? एस्ट्रोनॉट। बी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखो से। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद। ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स अकर ऑन ए, कब होता है ल्यूनर एक्लिप्स? पहला ऑप्शन है फुल मून डे, जब पूरा मून फुल मून डे होता है। ठीक है, ठीक है, जब बीच में आ जाता है वो। बी पार्ट हाफ मून डे, हाफ मून डे। ठीक है, तीसरा है हमारे पास सोलर डे, थर्ड है हमारे पास मीन सोलर डे, मीन सोलर डे। ठीक है, तो फुल मून डे। ठीक है, कितना है हमारा? फुल मून डे। लूनर एक्लिप्स अकर जो होता है फुल मून डे पे होता है। क्लियर है? नोट कर लो उसे। समझ में आया? ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, मून कंप्लीट्स
ये सब सवाल एंट्रेंस में कुछ सवाल आए भी हैं और इंपॉर्टेंट सवाल आ भी सकते हैं, ठीक है। द मून कंप्लीट्स द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, वो कब कंप्लीट करता है पूरा चक्कर अर्थ का, ठीक है। रेवोल्यूशन राउंड दी अर्थ इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में, इन हाउ मेनी डेज, क्लियर है। ए ऑप्शन है 25, ठीक है 25, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है हमारे 27। कितने दिन में वो चक्कर लगाता है पूरा, कितने 27 डेज में, क्लियर है 27 डेज में वो चक्कर लगाता है, ठीक है पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इन विच वी स्टडी about the sun, moon and the stars is called, ठीक है। वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट द सन मून एंड द स्टार इज कॉल्ड, ठीक है। तो ए ऑप्शन है बेटा हमारे पास एरोनॉमी, ठीक है, और बी ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, और सी है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, और डी ऑप्शन है बेटा हमारे पास एग्रोनॉमी। तो जिसमें हम स्टार सन इन सब के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है, क्या होती है एस्ट्रोनॉमी, और वो एस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, एस्ट्रोनॉमी, क्लियर है, लिखो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मून ग्रेविटेशनल पुल इज, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारे पास इक्वल टू दी अर्थ, अर्थ के इक्वल होता है ग्रेविटेशनल पुल। जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है वो अर्थ के बराबर होता है, पूछ रहे हैं, पहला ऑप्शन है बराबर होता है, बी है हाफ ऑफ दी अर्थ, अर्थ के आधा होता है, सी ऑप्शन है 1/6 ऑफ दी अर्थ, 1/6 ऑफ दी अर्थ, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इनमें से, 1/6 याद रखना, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डी 1/9 है तो 1/9 नहीं होता, 1/6 होता है, मैंने बताया था ना शुरू में हम बता रहे थे। तो मून ग्रेविटेशनल पुल जो होता है 1/6 होता है अर्थ के, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी बताई थी, मून पे जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 10 थी, और मून पे कितनी थी 1/6 मतलब 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, बताया था ना, ठीक है वो चीज़। तो उसको याद रखना, बड़ी क्लास में यूज होगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तुम्हारा क्वेश्चंस कराते हैं। और 14th है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉस, ठीक है। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है, ए हमारा रोहिणी, बी नाम है स्पुतनिक, ठीक है, सी है हमारे पास इनसेट 1B, और डी है आर्यभट्टा, आर्यभट्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया की जो है वो क्या है, आर्यभट्ट, ठीक है, याद रखना, ठीक है, आ रहा समझ में, और 1975 में लॉन्च हुई थी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा इसमें आप, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल, ठीक है, ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, किसकी वजह से, साउंड हम ट्रेवल नहीं करा हुआ, साउंड कैन नॉट ट्रेवल ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस, ठीक है, ऑफ, ए ऑप्शन है बेटा वाटर, बी है एयर,
सी है ग्रेविटी और डी है हमारे पास मीडियम, ठीक है। तो जो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती वो एयर की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाती, ठीक है, उसे मीडियम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो एयर की वजह से क्या होता है, वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती मून पे, ठीक है। लिखा है, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है, वॉज सेंट इनटू स्पेस बाय, जो फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट भेजी गई है स्पेस में, पहला है यूएसए, किस कंट्री ने भेजी थी, ठीक है, जापान, सी है यूएसएसआर, ठीक है, ठीक है। तो किसने कहा था, यूएसएसआर ने, ठीक है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज की पहले सोवियत यूनियन थी एक पूरी उनका, ठीक है। तो यूएसएसआर पूरा उनका यूरोपियन कंट्री का आता था वो उसमें, ठीक है। तो रशिया जो था उसका हेड था उसमें, ठीक है, अरस में, तो उन्होंने भेजी थी सबसे पहले, ठीक है। लिखो से, तो फर्स्ट मैन में सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करी थी स्पेस में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहे हैं, शेप ऑफ द अर्थ इज, ये ऑप्शन है स्क्वायर, बी ऑप्शन है राउंड लाइक ए बॉल, सी है हमारा ओवल, डी है रेक्टेंगल। बताओ अर्थ का शेप कैसा है। तो हम राउंड मानते हैं मगर हल्का सा ओवल शेप है उसका, ठीक है, समझ रहे हो, एलिप्टिकल, ठीक है, ओवल शेप है हमारा, ठीक है, अर्थ का, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछ रहे हैं, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ए ऑप्शन है हमारे पास एरोसॉल्स, ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन है बेटा इसमें आपका सेलेस्टियल, सेलेस्टियल एंड ऑल हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज, क्लियर है। और सी ऑप्शन है बेटा मेटल एंड इट्स ओर, ठीक है, और डी है नन। तो जो एरोनॉटिक्स होती है, पढ़ाई होती है, किसकी होती है पता है, तो ये पढ़ाई होती है किसकी, सेलेस्टियल बॉडीज की, सेलेस्टियल एंड ऑल हेवनली बॉडीज, इनकी पढ़ाई होती है, उसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, लिख लो उसे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दीज इज नॉट ए हेवनली बॉडी, कौन सी इनमें से हेवनली बॉडी नहीं है, ठीक है। तो पहला है बेटा ए ऑप्शन स्टार, बी है क्रेटर, CRATER, सी है प्लैनेट, ठीक है बेटा, डी है हमारे पास सन। तो बताओ, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, क्रेटर, ठीक है, ये हेवनली बॉडी नहीं है। ये क्या होते थे, जब मीटियोराइट्स और जो तुम्हारे इसके रॉक्स आते थे बड़े बड़े मून पे गिरते थे आके, तो जो उसमें गड्ढे या डिप्रेशन हो जाते थे, गड्ढे फॉर्म होते थे, वो तुम्हारे क्रेटर कहलाते हैं, क्रेटर, ठीक है। मून सर्फेस पे गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, क्लियर है, लिख लो उसे। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछ रहे हैं अर्थ इज अ, बताओ अर्थ क्या है। ए ऑप्शन स्टार है, बी प्लैनेट, सी मेटेओराइट, डी सैटेलाइट। तो अर्थ क्या है हमारी, प्लैनेट है, क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 28, अ ग्रुप ऑफ स्टार, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार को हम, बताओ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन क्या है, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं बहुत सारे, देखा हो ना, पोलर बियर बनता है एक, ठीक है, और भी शेप्स बनते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेटा ये आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।
इसे क्या करना है आपको, अच्छे से जाके इसको रिवाइज करो, ठीक है, और ये मॉड्यूल से इसको सॉल्व करो, और भी तुम्हारी कोई बुक है उसे भी सॉल्व करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ो। और देखो बीच बीच में कुछ सवाल हमारी थ्योरी में से आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, और उसमें क्वेश्चंस लगाओ, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।